हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है क्लास 10th एंड 12th का। तो सबसे पहले आज हम क्लास 10th के साइंस का हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो हम इसे देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको टाइम जो है 2 आवर्स का अलॉट किया गया है सीबीएसई ने। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, 15 क्वेश्चन है टोटल। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन सी आपका केस बेस्ड है, जिसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की गई है कुछ क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप चॉइस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई ने आपके लिए इसमें जारी की है। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे टोटल 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो। हम आज पहले सेक्शन नंबर ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है 4 एलिमेंट्स की। ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें तो आइडेंटिफाई करना है ऐसा एलिमेंट जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, हमें इनमें से ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन जो है, सेकंड क्या बोल रहा है कि कार्बन जो है वो एक ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है ऊपर वाली टेबल में, जो कि अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है। तो इसका क्या सुटेबल रीज़न है, ये आपको शो करना है। तो इसके लिए हमें इसमें अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका आंसर है, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपके आंसर्स लिख के रख रखे हैं एक पेज में। तो आप इसे देखिए। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट बताइए जो कि कार्बन के साथ जो आपके ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बनाएंगे। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की टेबल को देखें तो हमें सिर्फ पी और आर ही टेबल, पी और आर वाली कॉलम में ही हमें दिख रहा है कि ये 2 ही एलिमेंट है जो कि कार्बन के साथ क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा पूछ रहा है कि जब वो उसके साथ रीजन देता है, यानी कि कार्बन के साथ जब ये एलिमेंट रिएक्ट होते हैं, पी और आर एलिमेंट जब रिएक्ट होते हैं तो ये हमें सेवरल कंपाउंड दे रहे हैं। तो इसका एक परफेक्ट आंसर बताइए। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो है 4। ठीक है, इसे हम टेट्रावैलेंसी भी कह सकते हैं, कैटायन भी कह सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए टेबल पे चलते। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें इस टेबल को, तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि पी और आर ही एलिमेंट है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और सुटेबल रीजन ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसे टेट्रावैलेंसी कैटायन भी बोलते हैं, तो इसलिए ये होगा। तो दोनों का हाफ 1 मिला के मार्क्स आपके 2 इसमें मिल जाएंगे आपको। दूसरा बोल रहे हैं, ये जो आपको डायग्राम शो कर रहा है बच्चों, ये एक पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट आपको शो कर रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करेगा एक दूसरे एलिमेंट के साथ ताकि वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाए। कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है, ये 3 एलिमेंट जो दिए गए हमें। इन 2 एलिमेंट के बीच में, W और Z के एलिमेंट के बीच में किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन समझ में आया। कौन से एलिमेंट रिएक्ट करेंगे ताकि कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो, और W और Z 2 एलिमेंट के बीच में कौन से एलिमेंट का बिगर एटॉमिक रेडियस है और क्यों है। ठीक है, तो ये देखिए इसका परफेक्ट आंसर है। देखो एलिमेंट कौन कौन से, एक तो Y और Z, ये 2 ही एलिमेंट है जो कि क्या फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि बिगर रेडियस किसका होगा, तो बिगर रेडियस देखो W का ही होगा। ठीक है, W का ही क्या होगा, बिग रेडियस होगा। ठीक है, W का रेडियस होगा। रीजन क्या है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे दे दिया मैंने K, फिर दे दिया मैंने कैल्शियम, फिर दे दिया मैग्नीशियम, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स हमारे कौन से, K, L, M, ठीक है, N, ये वाले जो शेल्स हैं हमारे, ये क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया
कि मान लो जैसे कि ये एक पीरियडिक टेबल है, सपोज लाइक पीरियडिक टेबल में ये ऐसे लगा हुआ है Hg, फिर Mg, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, तो जो हमारा नंबर ऑफ शेल्स है यानी नंबर ऑफ शेल्स कौन से हमारे K, L, M, ये क्या होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इसका परफेक्ट रीजन हुआ, ठीक है। W बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप ऑफ नंबर में पीरियडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं हमारे वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये आपको समझ में आया इतना, ठीक है। तो इस चीज का आपको 1/2 ये नंबर आपको मिल जाएगा, और इस ये लिखने से आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। कि आपने जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप उस पाथ को ट्रेस करिए कि जब एक मेल गैमेट यानी मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कराता है, जब मेल गैमेट जो है पेनिस से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पेनिस जहाँ से मेल गैमेट रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज हो जाने के बाद फीमेल गैमेट में आके फर्टिलाइज होता है, तो उस पाथ को आप ट्रेस करें। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं उस जायगोट में प्रेजेंट है वो भी नंबर आप बताएं, फाइनल नंबर आप बताएं, ठीक है। तो चलिए जरा देख लेते हैं। देखो बच्चों, तो इसका आंसर आपका ये होगा, ए का क्या आंसर होगा कि जो मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ट्रैवल करेगा रिलीज हो जाने के बाद। तो ये जो पाथ है ये आपको फर्टिलाइज, ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, ये आपको फीमेल गैमेट में जो एग है जो कि वेजाइना है उधर ये फर्टिलाइज होगा, ठीक है। फर्टिलाइज होगा, यूट्रस में होगा, फेलोपियन ट्यूब से होते होते रिजल्टिंग इन जायगोट में बदलेगा। यानी कि वो सबसे पहले वेजाइना में आएगा, फिर वो यूट्रस से होते होते फेलोपियन ट्यूब से होते होते जायगोट की रिजल्टिंग में फॉर्म हो जाएगा, और ये पाथ यहाँ से ट्रेस हो जाएगा। ये पाथ इसका हमें बताया गया है, ठीक है। दूसरी बात बी में फिर उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि अल्टरनेटिवली एक्सेप्ट द लेबल फिगर ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि अगर हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखें तो उसमें स्पर्म का वेजाइना से लेकर, स्पर्म जो है वेजाइना से ट्रैवल होकर, यूट्रस से ट्रैवल होकर, फिर फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से जायगोट बन रहा है। तो ये पैसेज जो है ये हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में शो हो रहा है। यानी कि सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सिस्टम, जो स्पर्म है वो वेजाइना में आएगा, वेजाइना से यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फिर वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, देन वो फर्टिलाइजेशन होके जायगोट की फॉर्म में बनेगा। तो वो जो ये जो प्रोसेस है ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लेबल्ड फिगर है उसमें ये चीज़ इंडिकेट हो रही है। समझ में आया आपको? अब ये बी वाले में क्या कह रहा है बच्चों? बी वाले में ये कह रहा है कि जायगोट के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अल्टरनेटिवली सेकंड नंबर, नो मार्क्स बी असाइन्ड फॉर n और 3n। यानी कि जायगोट के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अल्टरनेटिवली हमने इसे 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जायगोट में माना गया है, इसलिए हम इसमें कोई भी नंबर या मार्क्स हम इसमें असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। n या 3n में हम आपको कोई भी नंबर इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इतना ही पता है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जायगोट में पाए गए हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया आंसर की क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बोल रहा है, राजेश ने एक ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास को एक ब्रेड के स्टेल पीस में ऑब्जर्व किया। यानी कि एक ब्रेड का जो पीस था उसके ऊपर ग्रीन ब्लैक कलर का एक पाउडरी सा कुछ काई, हम कह सकते हैं कि कुछ काई सी या फफूंदी जो होती है अचारों में लग जाती है, तो वो एक ब्रेड में लग गई और राजेश ने उसको देखा। तो पूछ रहा है कि इस जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है इसका जो स्पेसिफिक मोड है और कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका आप नाम बताइए, और इसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी आप बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। देखो बच्चों, तो बात ये हो रही है कि आप पहले सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए। तो देखो, जो भी ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास बन रहा है ब्रेड के ऊपर, वो ब्रेड मोल्ड की वजह से, यानी ब्रेड के ऊपर फुफुंदी एल्गी वगैरह जम गई है, वो क्या है, वो है राइजोपियस। राइजोपस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का हमारा नाम आ गया। फिर बोल रहा है जो कि ये स्पोर फॉर्मेशन के रिप्रोडक्शन में होता है, राइजोपस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन में काम आता है, ये बोल दिया। अब वो पूछ रहा है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताइए। तो इसके जो वेजिटेटिव पार्ट हैं वो है हमारे हाइफाई और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये वेजिटेटिव पार्ट है। और जो हमारा टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बर्ड सी निकलती है और फिर अगला जो है राइजोपस या जो भी है वो ग्रो होता है। ठीक है, तो हाइफाई थ्रेड ये वेजिटेटिव पार्ट, टाइनी ब्लॉब और स्पोरेंजिया ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ है, ये राइजोपस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन का, स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस आ गई, पर मैं आपको दोनों ही करके बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देखते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट। मस्टर्ड जो है 2 फील्ड में ग्रो हो रही है, फील्ड नंबर ए, फील्ड नंबर बी, जिसमें फील्ड नंबर ए में हमने ब्राउन कलर के सीड्स सोन किए और फील्ड नंबर बी में हमने येलो कलर के सीड्स को बोया। तो फील्ड ए में हमने देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंटियल ट्रेट में दिखाई दे रहे हैं ताकि कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन हो सके। लेकिन फील्ड बी में हमने देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग की मेजोरिटी है वो प्रोजेनी के वेरिएशन में बढ़ावा दे रही है, दिखाई दे रही है। तो इसका प्रोबेबल रीजन क्या हुआ इन चीजों के लिए, क्वेश्चन समझ में आया। 2 फील्ड थे ए बी, एक में हमने ए वाले में हमने ब्राउन कलर सीड, बी वाले में हमने येलो कलर सीड डाले। ए में देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो सिर्फ पेरेंटल ट्रेट में हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन के लिए। लेकिन फील्ड नंबर बी में हमने देखा कि ऑफ स्प्रिंग की मेजोरिटी ज्यादा है जो कि प्रोजेनी के वेरिएशन में दिखा रही है। तो इसका प्रोबेबल रीजन क्या हुआ, देखो बच्चों, इसका आंसर है फील्ड नंबर ए में क्या हुआ कि जो रीजन था पेरेंटल ट्रेट का कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन में, वो था क्योंकि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ब्राउन सीड्स डाला तो वहां पर रीजन ये हुआ कि वहां पर अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा है। फील्ड बी में क्या हो रहा था कि जो वेरिएशन हमें दिख रहा था वो इस वजह से दिख रहा था क्योंकि जीन्स का क्या था, रिकॉम्बिनेशन हो गया था, रिकम्बाइन हो गए थे वो सारे के सारे जीन्स। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन वहां पर हो रहा था। ठीक है, दूसरे के जीन्स एक में आ गए, उसके जीन्स उसमें चले गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो फील्ड नंबर ए में हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फील्ड नंबर ए में हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फील्ड बी में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होने लगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, फिफ्थ का सेकंड क्या कह रहा है, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, अगर हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज की बात करें तो अगर एक ट्रेट है एक्स जिसमें 5% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है और एक वाई ट्रेट है जिसमें 70% एग्जिस्ट करती है वही सेम पॉपुलेशन, विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, तो इनमें से कौन सी ऐसी ट्रेड है, विच ऑफ द टू यानी इन दोनों में से ऐसी कौन सी ट्रेड है जो कि जल्दी अराइजन होगी यानी जल्दी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, रीजन दीजिए। देखिए इसका आंसर है कि ट्रेट वाई जो है हमारी, जिसमें 70% है एग्जिस्ट कर रही है, लार्जर फ्रैक्शन है पॉपुलेशन का, तो उसमें पहले होगा, ट्रेट वाई में पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल कॉपीज है डीएनए की जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं और कोई भी वेरिएशन होगा नहीं। ठीक है, समझ में आया इतना। और जितने भी नए ट्रेड्स है जो कि पॉपुलेशन में आए हैं सडन म्यूटेशन के थ्रू, वो सारे के सारे इनहेरिटेड हैं। ठीक है, तो 70% पॉपुलेशन जो है ट्रेड वाई के साथ वो ज़्यादा रेप्लिकेट करेगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक चलेगी एज कंपेयर टू एक्स ट्रेड। समझ में आया आप लोगों को कि ट्रेड वाई में 70% पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए है और वो जल्दी इसलिए करेगी क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहाँ डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस्ड हो रही है और वेरिएशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे देखें तो एक्स में वेरिएशन होगा और ज़्यादा जल्दी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है।
अब हमारा बच्चों फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। एक सिंपल मोटर है जो कि स्कूल लेबोरेटरी में बनाई गई है, जिसमें कॉइल यानी कॉइल ऑफ वायर जो है वो इस एक्सल यानी हॉर्सशो मैग्नेट के पोल्स के बीच में एक्सल के चारों तरफ माउंट किया गया है। ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इन एन एग्जाम्पल अबव, ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कॉइल ABCD है वो हॉरिजॉन्टल है और बैटरी जो है वो कनेक्टेड है उससे, जैसा कि हमें दिखाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इस पोजीशन में हमें डायरेक्शन बतानी है आर्म AB के फोर्स की, और पूछा जा रहा है कि वाई डज द करंट इन आर्म BC की BC की आर्म में जो करंट है वो कॉइल को ऑन यानी कॉइल में टर्निंग फोर्स को ऑन करने में मदद क्यों नहीं दे रहा, कि BC से जो कलेक्शन आ रहा है वो उसको बैटरी को चलने में मदद क्यों नहीं कर रहा, और AB का हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। तो देख लेते हैं क्या है। देखो पहले वाले का आंसर तो है हमारा डाउनवर्ड, कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरे में हमें पूछा है कि क्यों, तो देखो क्योंकि BC जो है वो सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से, जो फोर्स है वो मिनिमम रहेगा, कम रहेगा जब करंट की जो डायरेक्शन है वो कंडक्टर में सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो BC जो है वो फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कॉइल की तरफ, और फोर्स जो है DA पे लग रहा है तो वो उससे क्या हो जाएगा, कंसेंड हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। फोर्स जो DA से लग रहा है वो कैंसल हो जाएगा। इस वजह से BC जो है वो कॉइल के पार्ट में फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि BC जो है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी फील्ड की जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है उसके डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में रखा गया है, तो फोर्स जो है वो कम लगेगा जब डायरेक्शन जो है करंट का कंडक्टर में सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 का B ही है। बोल रहा है एक सर्किट है जिसमें बैटरी है, वेरिएबल रेजिस्टर है, सोलेनॉइड है। फिगर में हमें बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड में। ठीक है, इसकी तो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका चैप्टर 13 में एक एक्टिविटी है। तो पूछा जा रहा है सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो कैसे इंडिकेट कर रहा है रीजन्स को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, ये बताओ। और पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा जब करंट जो है सर्किट में वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा पहले का आंसर, ये होगा कि जो भी रिलेटिव क्लोजनेस होगी यानी रिलेटिव क्लोजनेस होगी फील्ड लाइंस की, वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेंगी। ठीक है, और जो फील्ड लाइंस है वो सोलिनॉइड के एंड में क्राउडेड यानी आसपास कनेक्टेड है, तो ये जो है इनके रीजन्स जो होंगे स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट में हमें पूछा था क्या होगा अगर रिवर्स कर दिया जाएगा करंट को, तो डायरेक्शन जो है फील्ड की वो भी रिवर्स हो जाएगी साथ में, और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही होगा कि फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि DDT स्प्रे किया गया। DDT आप समझते बच्चों, मॉस्किटो इनके लिए एक पाउडर आता है ये DDT, कि मच्छर ना पड़े खेतों में, मतलब फसल में भी डालते हैं, घर के आसपास भी छिड़क देते हैं लोग बाग ताकि मच्छर हमारे घरों में ना घुस जाए, या खेतों में डाल देते हैं ताकि मच्छर या कोई भी मॉस्किटो या इंसेक्ट फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो एक DDT स्प्रे किया गया था एक लेक में ताकि वहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। तो कैसे हम ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करेंगे फॉलोइंग फूड चेन में लेक के साथ एसोसिएट जो है, जस्टिफाई करो आंसर को। देखो बच्चों इसमें क्या बता रहा है, ये कैसे फूड चेन है, पहले हॉक, फिर लार्ज फिश, फिर स्मॉल फिश, फिर प्लैंकटन, देन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ये फूड चेन है हमारी। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा कि DDT जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है जो कि फूड चेन के अंदर एंटर करेगा और पहले ट्रॉफिक लेवल यानी प्लैंकटन को अफेक्ट करेगा। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, फूड चेन में जैसे ही एंटर करेगा तो सबसे पहले वो प्लैंकटन को इफेक्ट करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो हैं वो बहुत तेजी से एक्युमुलेट करते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, तो ये फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। ठीक है, और हॉक जो होगा उसका हाईएस्ट लेवल होगा पेस्टिसाइड का, यानी कि वो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, ज्यादा एक्युमुलेट होगा प्रोग्रेसिवली। समझ में आया इतना? ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग फूड चेन में, दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 का चॉइस वाला, फॉलोइंग फूड चेन में वर्टिकल एरोज जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एनर्जी को जो कि इन्वायरमेंट से खो रही है, और जो हॉरिजॉन्टल एरो है वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि ट्रांसफर हो रही है हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। तो इनमें से कौन से जो 3 वर्टिकल एरोज हैं A, B, C, E, और इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द टू, इनमें से कौन सा एक, इनमें से 2 हॉरिजॉन्टल एरोज में से कौन सा एक जो है B और D वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर, जो वो ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आंसर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट है A, फिर B से जा रहा है डियर, फिर C ऊपर, फिर D टाइगर, फिर ई ऊपर। तो फूड चेन है ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम का। देखो बच्चों, ए जो है वो ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा सी और ई के मुताबिक, बी जो है वो ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा डी के मुताबिक। ठीक है, अब हमने ए, सी, ई और बी और डी में से तो बता दिया कि कौन ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो उनमें से ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में से। कुछ अमाउंट जो है वो डाइजेशन में चला जाता है, काम करने के वक्त चला जाता है, और बाकी बचा कुचा है जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में चला जाता है। तो जो एवरेज 10% है फूड वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर उसमें खा लेते हैं। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो अल्टरनेटिवली एक्सपेक्ट क्या हो गया कि 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के मुताबिक एक फूड चेन में सिर्फ 10% एनर्जी बची हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो कि ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हमारे सेक्शन नंबर बी पे आ गए हैं। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमें एक एलिमेंट चूज करना है पीरियड 3 मॉडर्न पीरियडिक टेबल से जो कि मैच कर रहा है इन तीनों के डिस्क्रिप्शन से। हर एक चॉइस का हमें रीजन देना है। फर्स्ट बोल रहे हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, डायमंड के मुताबिक सेम वैलेंसी है जितनी लिथियम की है, और वेरिएबल वैलेंसी जो है, और ये ऑक्सीजन फैमिली का यानी ग्रुप 16 का मेंबर भी है। देखो सिलिकॉन है इसका आंसर, सिलिकॉन है इसका आंसर। रीजन क्या है? इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, या फिर रीजन क्या हो सकता है? टेट्रा वैलेंसी या फिर 4 वैलेंसी है इसकी, इसलिए कैटाइन, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी ये कार्बन के साथ बनाता है। सिलिकॉन जिसकी वैलेंसी कितनी है? 4, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाता है। दूसरे में क्या कह सकते हैं? दूसरे में है सोडियम, जिसका रीजन क्या है? इसकी 1 वैलेंसी है लिथियम जितनी, और तीसरे में है सल्फर जो कि ऑक्साइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो सोडियम, सिलिकॉन एंड सल्फर ये इसके आंसर हो जाएंगे। 9th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले हम पूछा जा रहा है कि कितने आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 के कंपाउंड के साथ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें इस ब्रांच चेन आइसोमर का, और बी वाला हमें पूछ रहे हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि C4H8 और C5H10 जो है ये होमोलोगस हैं। देखो फर्स्ट का आंसर है 4। ठीक है, सबसे पहले तो ये 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बी वाले में क्या रीजन होगा कि C4H8 और C5H10 होमोलोगस हैं, क्योंकि वो -CH2 में डिफर कर रहे हैं। ठीक है, 14U मॉलिक्यूलर मास में भी डिफर कर रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है इनका और सेम जर्नल फॉर्मूला भी है। इनमें से कोई से भी आप 2 रीजंस को लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको काफी रीजन बता दिए, ये 2 लिखना ज्यादा जरूरी, ये 2 लिखना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, दैट दे डिफर इन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब 9th का सेकेंड करेंगे हम। तो एक कार्बन कंपाउंड है A जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 के केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C2H6O जो कि सॉल्युबल है वाटर में सभी प्रोपोर्शन में। तो आइडेंटिफाई करना हमें A को और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना है। ठीक है, इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है किसी भी 2 होमोलोगस का जो कि A से हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए हमारा जो A एलिमेंट है वो है हमारा इथेनॉल।
ठीक है। C2H5OH, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया है, क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन में बोला भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। C3OH, C3H7OH होमोलोगस है इथेनॉल के। ठीक है, तो ये सारे के सारे होमोलोगस है इथेनॉल के। और जो हमें पूछा गया था वो ये था, या फिर इथेनॉल के होमोलोगस में हम ये भी लिख सकते हैं CH4O एंड C3H8O। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। आगे चलते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन, 2 पी प्लांट्स है, 2 मटर के प्लांट्स है। एक में राउंड येलो सीड्स हमने बोए हैं और दूसरे में रिंकल ग्रीन सीड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। F1 प्रोजेनी जो इसका राउंड है और येलो का येलो सीड्स। जब F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड होता है तो इसमें जो नए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, यानी नए कॉम्बिनेशन के जो कैरेक्टर हैं वो F2 प्रोजेनी के एक्सपेक्टेड में है। तो कितने सीड्स इन नए कॉम्बिनेशन, इन कैरेक्टर्स के नए कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस होंगे? जब टोटल 160 सीड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे F2 जनरेशन में। हमें एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। देखो, राउंड ग्रीन सीड्स जो हैं अब 130 प्रोड्यूस होंगे और रिंकल्ड येलो भी हमारे 30 प्रोड्यूस होंगे। नए कॉम्बिनेशन जब प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस है, इनहेरिटेंस जो है इनका सीड शेप का और सीड कलर ट्रेट का, कि जो सीड का जो कलर है और सीड की जो शेप है वो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है। अगर आप बच्चों इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस को भी लिख दोगे ना, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आंसर इसी पे ही बेस्ड है। तो प्लीज बच्चों इसको लिख के आना अगर आ जाए तो। 11 क्वेश्चन, इट वुड कॉस्ट, मैन एक आदमी को कॉस्ट पड़ रहा था 3.50, क्योंकि उसे 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खरीदनी थी मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। इसका जो जनरेटर था मैक्सिमम पावर उसमें 2 किलोवाट थी, तो जनरेटर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था मैक्सिमम पावर 3 घंटे तक वो जनरेटर चलता था। तो कैलकुलेट करनी है हमें कि कितनी कॉस्ट उसे लगेगी इसी एनर्जी, इसी सेम अमाउंट की एनर्जी को खरीदने में मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। दूसरा में ये भी बताना है कि स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रिक केटल में 20 मिनट से पानी को गर्म कर रहा है, सेम मेन सप्लाई को यूज कर रहा है। अगर वो बॉइलिंग वाटर का टाइम जो है रिड्यूस करना चाहता है तो टू डू सो शुड ही इंक्रीज, तो क्या करना चाहिए उसे? क्या उसे बढ़ा देना चाहिए, घटा देना चाहिए हीटिंग एलिमेंट का लेंथ? हमें आंसर जस्टिफाई करना है। ऐसे तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हमारी हो जाएगी 3 इंटू 2 6 किलोवाट। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो कितनी हो जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 रुपीज़ की हमें इसमें कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। दूसरे में बोल रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर का क्या था, तो बॉइलिंग टाइम का मेन सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए जो रेट है, हीट प्रोडक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हमें पता है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो V जो है वो कांस्टेंट है और R डिक्रीज हो जाना चाहिए, तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 के, ताकि लेंथ जो है वो कम हो जाए। समझ में आया आपको? 12 क्वेश्चन में चॉइस आई है, हमें दिया गया है ये सर्किट। अब सर्किट में अगर करंट जो है एमीटर में वो 2 एम्पीयर है तो R1 की वैल्यू क्या होगी? देखो, सबसे पहले R1 में हमें 2 ओम दे गए हैं, 5 ओम 10 ओम, तो 1 RP इक्वल्स टू इनको इनके रेशोज में रखेंगे। ठीक है, तो ये इसके रेशो में रखेंगे ना तो हमारे पास 3 आ जाएगी सीरीज, 6 ओम RP, ये सीरीज में होगी। फिर R इक्वेशन निकालेंगे, रेजिस्टर इक्वेशन निकालेंगे तो 12 प्लस 10 अपॉन 3 प्लस 10। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर फ्रॉम सर्किट से दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे 30/2 इक्वल्स टू 15 एम्पीयर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर हमारा R1 जो है हमारा वो 30 ओहम आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा भी हमें सर्किट डायग्राम दिया गया है, पूछा गया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का उसको कैलकुलेट करना है और हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है सर्किट के अंदर। ये देखो बच्चों, ये रहा आंसर। ये पूरा मैंने डायग्राम को आपको समझाने के लिए ये बनाया है पूरा अच्छे से, तो समझ लेना इसे, है ना। ये देखो R3 R4 सीरीज में है, ठीक है, और जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों का वो ऐसा होगा कि वो R5 के इक्वल होगा। तो इसका कुछ ऐसा हो जाएगा कि R3 प्लस R4 तो 10 ओम के होगा, क्योंकि दोनों 5 हैं। ठीक है, फिर R5 और R2 पैरेलल है। ठीक है, R5 और R2 पैरेलल है, तो जो R6 होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उनके लिए। तो R6 इक्वल्स टू में क्या होगा? R5 मल्टीप्लाई बाय R2, R5 प्लस R2, तो 100/20 करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा। फिर R1 और R6 सीरीज में है तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की हो जाएगी R1 प्लस R6, जो कि 12 ओम
हो जाएगा। फिर ओहम लॉ लगा के हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, और फिर क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, हमें तो V निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर देंगे। ठीक है, I इक्वल्स टू वी अपॉन हम आर कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसे ऐसे रखेंगे 24/12, तो ये कट के हमारा 2 एम्परर इसका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बना के रख रखा है, आप चेक कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गैस ए जो कि एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में पाई जाती है, जो कि डेडली पॉइजन है लेकिन लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है। जो गैस की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे 1980 से कम होनी शुरू हो जानी है। तो हमें गैस ए को आइडेंटिफाई करना है और कैसे ये एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में फॉर्म होती है ये भी बताना है। ये लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल क्यों है ये भी बताना है, और इस गैस का डिप्लेशन होने का क्या कारण है वो भी हमें बताना है। गैस ए जो है हमारी वो है ओजोन। ठीक है, ओजोन है। ओजोन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पर फॉर्म होती है, जो कि एक प्रोडक्ट होता है यूवी रेडिएशन का। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक्ट करता है। इसकी जो हायर एनर्जी है यूवी रेडिएशन की, वो ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन के साथ स्प्लिट हो जाती है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन के साथ स्प्लिट हो जाती है। तो जो एटम्स है फिर वो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो ओजोन फॉर्म कर सके। ठीक है, समझ में आया आपको ये आंसर? ये देखो, ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। ठीक है, O2 जब यूवी के साथ रिएक्ट करता है तो O प्लस O 2 बनते हैं, फिर O प्लस O2 होता है तो O3 हो जाता है। दूसरा, ओजोन की जो शील्ड्स होती हैं वो अर्थ की सरफेस पर हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती हैं अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन से, जो कि सन रिलीज करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर्स, AC, फायर एक्सटिंग्विशर इनमें यूज होती है, तो इसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, अब हमारा देखो सेक्शन नंबर सी आ गया, केस बेस्ड। 14 और 15 केस बेस्ड है। हर एक केस जो है उसमें 3 सब क्वेश्चंस है ABC। पार्ट ए और बी कंपलसरी है करना। ठीक है, इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है पार्ट नंबर सी में। तो साहिल ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ताकि वो एक जीन्स के पैटर्न के इनहेरिटेंस को स्टडी कर सके, जीन्स के पैटर्न को स्टडी कर सके। ठीक है, उसने बड़े से लंबे से मटर के प्लांट को स्टडी किया, क्रॉस कर दिया शॉर्ट पी प्लांट्स के साथ, यानी कि उसने कुछ इस तरीके से किया है ना, उसने क्रॉस में कर दिया और एक लंबा पेड़ बना दिया F1 जनरेशन में। तो जीन्स का क्या सेट रहा F1 जनरेशन में, रीजन देना है कि क्यों टॉल प्लांट ऑब्जर्व किया गया F1 प्रोजेनी में, और जब F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो जो टोटल 800 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, तो कितने इनमें से लंबे रहे, कितने मीडियम रहे, कितने शॉर्ट रहे, हर एक जीनोटाइप का हमें F2 जनरेशन का रीजन देना है। दूसरे में चॉइस में हमें दिया गया कि F1 प्लांट का क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, जिसके प्लांट्स में TT जीन्स होते, तो जो टोटल 800 प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितने लंबे होते, मीडियम होते, शॉर्ट होते, और F2 जनरेशन का जीनोटाइप ही देना है। देखो, सबसे पहले उसने क्या किया कि लेट सपोज ये एक मटर का प्लांट है और ये एक मटर का प्लांट है। ठीक है, उसने क्या किया एक प्लांट था, ये एक मटर का प्लांट था, जिसको इसने इसमें क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया कुछ इस तरीके से इसने कंबाइन कर दिया, एक लंबा सा ये पेड़ बना दिया। ठीक है, तो इसमें से फिर ये ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या चक्कर है वो इसमें बताना है। तो देखो, वो TT जीन प्रोड्यूस करेगा। ट्रेट जैसे कि T, जिसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, वो एक T की तरह बिहेव करेगा, जिसको रेसिस्ट ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का आएगा। तो 800 प्लांट्स में से 600 प्लांट्स लंबे होंगे, 200 स्मॉल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस रेशो में होंगे। क्रॉस पॉलिनेटेड में अगर बात करें तो TT 400 टॉल होंगे, 400 शॉर्ट होंगे। ठीक है, ये प्लांट्स इसमें प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। अंसारी सर ने एक एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट किया क्लास में इस सेटअप के साथ। तो एक मैग्नेट जो है वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। ये मैग्नेट अंदर भी है, बाहर भी है, स्टेशनरी कॉइल के। उन्होंने मैग्नेट को लिफ्ट किया और रिलीज किया ऑसिलेटेड, ताकि उसे ऑसिलेट बना सके कॉइल से। तो उनकी फिनोमिना के अंडरस्टैंडिंग के बेस पर वो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि अंसारी सर जो है वो हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, जो हमें वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे जब मैग्नेट जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा कॉइल के थ्रू। इस ऑब्जर्वेशन के पीछे का भी रीजन हमें बताना है। सिचुएशन को कंसीडर करना है कि जब मैग्नेट जो है वो अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, उस सिचुएशन को भी बताना है। ठीक है, 2 चेंजेस को स्टेट करना है। जब डिफ्लेक्शन जो है गैल्वामीटर के अंदर वो बढ़ जाएगा, उसको भी बताना है।
चॉइस वाले में ये पूछा गया है कि कोई डिफरेंस आपको दिख रहा होगा गैल्वेनोमीटर के ऑब्जर्वेशन में, जब मैग्नेट स्विंग कर रहा है अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ स्टेशनरी कॉइल में, तो आंसर को जस्टिफाई करना है। देखो सर जो हैं वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो करंट जो है कॉइल के अंदर वो इंडस्ड होगा रिलेटिव मोशन की वजह से, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक और कॉइल के बीच में होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगी कॉइल के आसपास, तो वो इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेगी। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को यूज करने की वजह से कॉइल जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जो हमारा और वाला ऑप्शन है उसका आंसर है कि जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा अंदर की तरफ, तो एमामीटर जो है वो मोमेंट्री शो करेगा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि एक साइड की तरफ होगा, जो कि होगा लेफ्ट। जब मैग्नेट बाहर की तरफ करेगा तो वो मोमेंट्री शो करेगा, ठीक है, जो कि होगा राइट की तरफ, जो कि राइट की तरफ होगा। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से हो रहा है, जो कि कॉइल के साथ एसोसिएटेड है। जब मैग्नेट अंदर और बाहर की तरफ मूव करता है तो जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा जब मैग्नेट अंदर जाएगा, और कम हो जाएगा जब मैग्नेट बाहर जाएगा। समझ में आया कि जब जो घुमावदार है मैग्नेट का, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से हो जाएगा। कि जब ये मैग्नेट है, लेट सपोज ये हमारा इन पोर्शन है, ये हमारा इन पोर्शन है, ये हमारा आउट पोर्शन है, तो जब मैग्नेट अंदर जाएगा तब तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब मैग्नेट बाहर जाएगा तब तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें बताने की कोशिश करनी है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस का टर्म 2 का मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या टर्म 1 के रिजल्ट से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।